नमस्कार सभी को। आज हम 12th हिंदी बुक निबंध भाग का एमसीक्यू को देखेंगे। तो हमारे पाठ का पहला अध्याय है बातचीत, और बातचीत का सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो पहला कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है कि आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, ये है निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये भी हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, संस्मरण है, ललित निबंध है। तो इन चार ऑप्शनों में से हमको देखना है कि इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका आंसर है ललित निबंध। इसका आंसर है ललित निबंध। नेक्स्ट है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार अगर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बातचीत का शैली कैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण की रचना कौन सी है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह कौन सी रचना है, क्या नाम है उसका, ये बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना अगर को देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। और ये बाकी तो चार ऑप्शन जान ही रहे, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, वो क्या है। ललित निबंध है, या कहानी है, या फिर यात्रा स्मरण है, या एकांकी है, क्या है। तो इसमें से देखा, इन चार ऑप्शनों को छांटने के बाद हमें पता चल जाता है ये ललित निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया। 23 जून 1844 है, 25 जून 1945 है, और 23 जुलाई 1914 है। तो इन चार ऑप्शनों में से हम लोग को छांटना है और बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। और जो है बालकृष्ण भट्ट का ये भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा दीक्षा या फिर जो है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। तो इनका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इनका आंसर ए हो जाएगा। 23 जून 1944 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, ये रहा। बालकृष्ण भट्ट की अगर मृत्यु की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 1914 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। देखिए, इन चार ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इनका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम अगर पूछा जाए तो बालकृष्ण भट्ट का माता पिता का नाम है पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, इसके पिताजी। माता का नाम पार्वती देवी, और यही पार्वती देवी ही जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा जगाता है। ठीक है, और बेनी प्रसाद भट्ट इसके पिताजी है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। फिर से देखिए, दोबारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का क्या नाम, पिता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, अभी तुरंत हम बात किए थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, ये रहा बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई थी। अभी तुरंत हम बताएं, बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि और लालसा जगाने वाले कौन थे। उनकी माता थी, उनकी माता पार्वती थी। यही जो है कि उनके मन में मतलब लालसा जगाया, पढ़ने लिखने का रुचि जगाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में कौन सी शिक्षा का अध्ययन किया। मतलब कह रहा है हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, इतिहास, मतलब किन क्षेत्र में, मतलब किस सब्जेक्ट से उन्होंने जो है कि अध्ययन किया। तो इन चार ऑप्शनों में से हम लोग देखें, हिंदी है, संस्कृत है, व्याकरण, इतिहास है। तो इनका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के मिशन स्कूल में एंट्रेंस मतलब कम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा दिया इन्होंने। तो एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए, तो एंट्रेंस की परीक्षा चार ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से हो जाएगा 1872 में इन्होंने जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक, देखिए क्या है। प्रयाग मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट जो है कि एक अध्यापक के तौर पे जो कि नियुक्त हुए थे। तो ये कब से कब तक वो स्कूल में रहे, और उग्र स्वभाव होने के कारण ये नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, तो अध्यापक का कार्य छोड़ दिया इन्होंने। तो कब से कब तक ये जो है कि मतलब बालकृष्ण भट्ट प्रयाग मिशन स्कूल में रहे, अध्यापन किए। तो ये जो है 1869 से 1875 तक, एक नंबर है।
इसका सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का कब प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए? तो ये अध्यापक जो है कि मतलब सी 1888 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को अगर ये चार ऑप्शन में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको, ठीक है। क्या कहा है? तो एडिशन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो अभी हम तुरंत बताए थे, इनका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रहा। और एक क्वेश्चन है कि हिंदी मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है कि किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप है। इन चार ऑप्शनों में से अगर हम लोग को पूछा जाए कि इन चार ऑप्शनों में से जो है इनका आंसर क्या होगा, तो हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने एक पत्रिका भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट हिंदी वंदनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? किसकी सहायता से? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतलब सलाह पर, उनकी प्रेरणा से ये जो है मतलब हिंदी वंदनी सभा नामक एक जो पत्रिका, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है, उनको मतलब निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन, तो हिंदी प्रदीप नामक। नेक्स्ट चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाला, ये कब निकाला? ये कब जो है कि मतलब उन्होंने प्रारंभ किया? तो ये भी आंसर 1877 है, इनका आंसर ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं कि किस ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए? मतलब पूछ रहा है किस ईस्वी में मतलब वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किया है? तो ये हो जाएगा 1881 में, ठीक है। ये बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये चार ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्री निवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इनका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनमें चार ऑप्शन में से हम लोग को छांटना है कि इनके लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है और इनका लेखक का नाम बताना है कि इनके लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो मतलब उपन्यास है, इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास का जो लेखक है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पूछा जा रहा है कि कौन सा एक उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा। सो अजान, अभी ऊपर में हम पढ़े थे, सो अजान एक सुजान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए क्या है कि ये लिखा गया है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इन चार ऑप्शनों में से हम लोग को छांटना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी दिया हुआ है, मलिया दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है। तो इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो कौन सा मतलब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो रेणुका, पहला देख रहे हैं, रेल का विकट खेल, विकट नहीं सॉरी, यहाँ टिकट खेल होना चाहिए, टिकट खेल, वैशाली का नगरवधु, आर्यावर्त। तो इनका आंसर हो जाएगा रेल का टिकट खेल। ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला कि बालकृष्ण भट्ट नामक नाटक के लेखक कौन है? देखिए बाल विवाह नामक एक नाटक लिखा गया, इस नाटक का लेखक कौन है? इसके हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश और बालकृष्ण भट्ट। तो इनका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है कि कौन सा? तो बाल विवाह नामक एक नाटक है, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला है कि इसमें से कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? मतलब से इसमें छांटना है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कृति जो है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सो अजान एक सुजान तो लिखा गया है, नूतन ब्रह्मचारी भी है, शिशुपाल वध भी है। ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
और इसमें से प्रभावती जो है कि वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई नहीं है, वही वाला है, सेम सेम। तो इनमें से एक अलग है, परीक्षा गुरु हो जाएगा इसका। ये बाकी जो है नूतन ब्रह्मचारी, सोवजान एक सुजान, शब्द्राव का अभाव, ये भी जो है कि शब्द्राव का अभाव जो है ये भी जो है लिखा गया है उसके द्वारा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। इनमें से भी देखिए, इनमें भी छांटना है कि कौन सा तो नहीं लिखा गया है। तो अजातशत्रु, इनका डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं कि ये अजातशत्रु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना, मतलब देखिए फिर पूछा जा रहा है कि सेम वही है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इनमें से जो है कि मेघदूतम तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ये तो नहीं लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। मतलब देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो रेल का विकट खेल है, रसातल यात्रा है, गुप्त वैरी है। तो इनका आंसर हो जाएगा विप्थगा। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न का नाम है उपरोक्त सभी। ये भी है जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी है बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न का नाम। नई रोशनी का विष, ये भी है। आचार विडंबना, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने के प्रश्न का नाम बताएं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इनमें सभी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबना, नई रोशनी का विष, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ये पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग कितने जो है कि मतलब निबंध लिखे हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। तो इनमें से अगर हम लोग को पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी लगभग कितने निबंध लिखे हैं, तो ये 1000 लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे, तो ये हो जाएगा 1000। ये 4 ऑप्शन में से हम लोग देख रहे थे 3, 4, 5 या 1000, तो 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के सबसे महत्वपूर्ण निबंध कितने हैं। मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निबंध जो है उनका कितना है, तो वो 100 से ऊपर है, जो कि उनका इंपॉर्टेंट निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। देखिए क्या है कि भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। तो भट्ट निबंधमाला का जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार एवं निबंधकार हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के, किस काल के रचनाकार एवं निबंधकार हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। ये आधुनिक काल हो जाएगा, और इसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये तो नहीं होगा, लेकिन आधुनिक काल होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल वही है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आधुनिक काल हो जाएगा। आधुनिक काल में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। वही क्वेश्चन है सेम भारतेंदु युग के, ये भारतेंदु युग के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। सेम क्वेश्चन हमको दिखाई पड़ रहा है कि मतलब ये भी है भारतेंदु युग, क्योंकि एक बार मिस्टेक से हो गया है। बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो ये हो गया भारतेंदु युग, सेम। ठीक है, अगला है कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे। पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, इनमें से सभी थे। क्या थे, तो पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। क्या नहीं थे, इसमें से पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। पत्रकार थे ही, निबंधकार थे ही, आलोचनाकार थे ही, महाकाव्यकार नहीं थे। ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है, अब बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे। मतलब बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी, उसका मतलब फ्रेंड कहा जा सकता है, साथी जो है कौन कौन से साहित्यकार थे। तो ये था उपरोक्त सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र था भी, राधाचरण गोस्वामी भी था, प्रताप नारायण मिश्र भी था, प्रेमघन भी था। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन से साहित्यकार थे, तो इनमें से आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा उपरोक्त शब्द इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? देखिए क्या है, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे कर रहा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद्र से, रामवृक्ष बेनीपुरी से, या शिवपूजन सहाय जी से, या फिर एडिसन और स्टील से। तो यहाँ पे देखा जाए कि इसका आंसर ए हो जाएगा, एडिसन और स्टील से जो है रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट का तुलना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली कैसे करनी चाहिए लोगों से बातचीत। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? क्या मतलब मनुष्य का बातचीत का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमारे पास पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। लेखक कहते हैं कि स्वयं से बात करना ये उत्तम तरीका है। ये रहा, अवाक होकर अपने से बात करना ये उत्तम तरीका है बातचीत का। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है? ये एक व्यक्ति कहा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ये किसने कहा? तो ये रघुवीर सहाय जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता का ख्याल रखना पड़ता है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक शक्ति क्या है? वो शक्ति का नाम बताना है। तो वो शक्ति हो जाएगा वाक शक्ति। स्पर्श शक्ति तो नहीं होगा, श्रवण शक्ति तो नहीं है, प्राण शक्ति, इसमें से एक वाक शक्ति है जिनका लेखक यहाँ पे उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली जगहों को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो प्रदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा वाक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न होने से सृष्टि, मतलब किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती, सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ती। तो ये वाक शक्ति नहीं होने के कारण जो है कि हम लोग मतलब पूरा सृष्टि पूरा संसार गूंगी दिखाई पड़ती, गूंगी सा प्रतीत होती, मालूम पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? तो बकबक एवं भाषण ये तो नहीं होगा, घ्राण एवं दृष्टि ये तो नहीं होगा, श्रवण एवं स्पर्श ये भी नहीं, स्पीच वक्तृता और बातचीत ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक शक्ति नहीं रहता तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता? 4 ऑप्शन दे रहा है, चल नहीं सकता ये भी नहीं होगा, खा नहीं सकता ये भी नहीं होगा, देख नहीं सकता ये भी नहीं होगा, पढ़ नहीं सकता ये रहता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? कैसा होता है बातचीत से? क्रोध पूर्ण ये नहीं होगा, भारी बोझिल ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा हल्का और स्वच्छ। कभी कभी अपना दुख जो है किसी दूसरे के सामने बयां करने के बाद मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, तो इनका हो जाएगा आंसर 16 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से? फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टील के। तो फ्राइडे के, ये रहा फ्राइडे के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है उनका गुण दोष। तो ये 4 ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। जब वो हंसता है ये तो नहीं होगा, जब वो बोलता है ये होगा, जब वो मौन रहता है ये तो नहीं होगा, इनमें से सभी। क्योंकि जब तक मनुष्य हम बातचीत नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उनका अच्छा बुरा का पता नहीं चलेगा, गुण दोष का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है वेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो हम 4 ऑप्शन को देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनके बारे में पता चलता है, ये सही है। अब तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं, ये कैसे नहीं है इनका आंसर। सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, ये नहीं होगा। चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। विनम्रता से ही अपने बात हमें कहनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो बेन जॉनसन क्या बोले, क्या कहा, उन्होंने क्या परिभाषा। तो उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, या उक्ति या किसने कहा। तो यह जो है अभी हम ऊपर पढ़े बेन जॉनसन महोदय ने कहा। किसने कहा, तो बेन जॉनसन महोदय, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिसन का मत क्या है, एडिसन क्या कहता है। बेन जॉनसन का विचार तो देख लिया हम लोग कि उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का जो है कि साक्षात्कार होता है, उनके गुण दोष का पता चलता है। ठीक है, तो एडिसन क्या कह रहा है, एडिसन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत, ये बी नंबर इसका आंसर सही होगा, एडिसन का मत ये। जब देखेगा कि कहा जाता है कि असली बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो सिर्फ बात राम रमोला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह उक्ति किसका है, यह विचार किसका है। तो ये किसका है, तो एडिसन महोदय का है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन महोदय बोले हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच मूल बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राम रमोला का अर्थ क्या होता है। राम रमोला का क्या अर्थ होता है, तो राम रमोला का 4 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो राम रमोला हो जाता है। ये रहा राम रमोला का अर्थ। अब है चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, बाल मुड़वाने की जगह, सैलून, या फिर चंडालों के रहने का स्थान। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान को चंडू खाने कहते हैं। क्या कहते हैं, चंडू खाने कहते हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये यूरोप के देशों में, यूरोप के देशों में ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है। चमनिस्तान शब्द का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका, हरे भरे बागों का इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशिक्षित लोग बातचीत को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, अशिक्षित लोग बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित लोग बातचीत को ठिठोली, गप, हंसी मजाक, बदकही क्या कहते हैं इनमें से। तो कह आ जाएगा ऑप्शन, तो इनमें से हम लोग को मारना है बदकही। ये रहा बदकही। ठीक है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आत्मवार्तालाप। पहले हम आत्मवार्तालाप कर ले, तभी आत्मवार्तालाप करने से क्रोध पर नियंत्रण होता है, मन को शांति मिलती है आत्मवार्तालाप से। और जब तक कि हम आत्मवार्तालाप नहीं करेंगे, आत्मवार्तालाप करके बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारा चारों तरफ शोर शराबा ही दिखाई पड़ेगा, दुश्मन ही नजर आएंगे। और जब हम जो है बातचीत करने से पहले आत्मवार्तालाप कर लेते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो हमारे और कहा भी जाता है कि आत्मवार्तालाप करके बातचीत करने से बड़ा दुश्मन को भी बातचीत के माध्यम से पराजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए कह रहा है
बातचीत के माध्यम से बातचीत, ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ मतलब शुरू होने से पहले जो मंगल पाठ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो भजन कहा जाता है, या नंदी पाठ कहा जाता है, या फिर मंगल आचरण कहा जाता है, या आरती कहा जाता है। तो नांदी पाठ कहा जाता है, ये रहा आंसर इसका। नेक्स्ट है शक्ति शब्द। शक्ति शब्द कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर पुल्लिंग है? इनमें से कोई नहीं है तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद? तो व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति, शेक्सपियर। तो हम लोग ये बातचीत ललित निबंध से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग आज कर लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे, छात्र इनका लाभ उठा सके। ठीक है, नमस्कार। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।